जानेंगे। इस पाठ में हम परिवार के महत्व को समझेंगे, संयुक्त और एकाकी परिवार के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि परिवार में हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पाठ 1, हमारी पहचान हमारा परिवार। बच्चों, परिवार कोई नया शब्द नहीं है। आप लोग इस शब्द से परिचित हैं। हम सभी लोग घर में रहते हैं। घर में हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं। जो भी लोग घर में रहते हैं वही हमारा परिवार होता है, या जिन लोगों के साथ वही हमारा परिवार होता है। परिवार में रहने वाले सभी लोगों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। इस संबंध को हम रिश्ता भी कहते हैं। परिवार के सभी लोगों का एक दूसरे से रिश्ता होता है। जैसे आपके पापा के पापा रिश्ते में आपके दादाजी लगते हैं। इसी प्रकार पापा के छोटे भाई रिश्ते में आपके चाचा जी लगते हैं और पापा के बड़े भाई रिश्ते में आपके ताऊ जी लगते हैं। इसी प्रकार परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उन सभी का एक दूसरे के साथ भी रिश्ता होता है। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास के या अपने दोस्तों के परिवारों को देखा होगा। आपने देखा होगा कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, और कुछ परिवार छोटे होते हैं जिनमें कम सदस्य होते हैं। जो परिवार बड़े होते हैं उनमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, उन सब के बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और जो परिवार छोटे होते हैं उनमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। बड़े परिवारों में कभी कभी बुआ भी होती हैं। यदि हमारे नाना नानी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं तो वह भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार के बहुत से परिवार हमारे आसपास रहते हैं। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे ही परिवारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं अंकिता के परिवार के बारे में। अंकिता मझवारा गांव में रहती है। जिस प्रकार हम सभी किसी गांव में, शहर में या कस्बे में रहते हैं, उसी प्रकार अंकिता मझवारा गांव में रहती है। ये देखिए बच्चों, यह अंकिता का परिवार है। अंकिता के परिवार में उसके दादाजी, दादी माँ, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा है। मैंने अभी भाई और बहन के आगे चचेरा शब्द का प्रयोग किया। चाचा जी के जो बच्चे होते हैं उन्हें चचेरा भाई या चचेरी बहन कहते हैं। इसी प्रकार जो अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं उन्हें सगा भाई या सगी बहन कहते हैं। अंकिता के घर में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अंकिता के पापा किसान हैं जो खेती का काम करते हैं। अंकिता की चाची सुबह शाम बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा खेती के काम के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। जब वो खाना बनाते हैं तो परिवार के सभी लोगों को उनका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। और अंकिता के परिवार में सभी लोग शाम का खाना एक साथ खाते हैं। घर के जितने भी काम होते हैं, चाहे खाना बनाना हो या सफाई करना हो, सभी काम सारे लोग मिलजुल कर करते हैं। घर की सफाई में बच्चे भी बड़ों की मदद करते हैं। अंकिता के दादा दादी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं, जिनसे बच्चों को अच्छी सीख मिले।
अंकिता अपने मन की सारी बातें अपने दादाजी को बताती है। बच्चों, हमें अपने घर में अपनी सारी बातें बतानी चाहिए। हमें अपने परिवार वालों से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। हमें अपने मन में जो भी चल रहा है या हमारे साथ जो भी कुछ होता है, हमें अपने परिवार वालों को ज़रूर बताना चाहिए। अंकिता की दादी के कहने पर अंकिता के पापा ने इस बार खेत में बाजरा बोया है। अंकिता के परिवार में सभी लोग दादा दादी की बात मानते हैं और एक दूसरे की भी बात मानते हैं। कोई भी त्योहार या समारोह होता है तो अंकिता के घर में सभी परिवार वाले एक साथ मिलकर उस समारोह को मनाते हैं। सारे लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं। अंकिता का परिवार एक खुशहाल परिवार है। बच्चों, आप लोगों ने जाना अंकिता के परिवार में कौन कौन है और वे सभी लोग किस प्रकार परिवार में रहते हैं। अब हम लोग एक और परिवार के बारे में जानेंगे। यह परिवार है सायरा और निगार का परिवार। सायरा और निगार थरियाव गांव में रहती हैं। ये देखिए, यह सायरा का और निगार का परिवार है, जिसमें सायरा की अम्मी है, सायरा के अब्बू हैं, सायरा की छोटी बहन निगार है और सायरा है। परिवार में ये चारों लोग रहते हैं। सायरा की अम्मी शिक्षिका हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं और सायरा के अब्बू कपड़ों की दुकान चलाते हैं। सायरा और निगार प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। सभी बच्चों को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। सायरा और निगार शाम को पढ़ाई करने के बाद खेलने भी जाती हैं। जब दोनों बहन खेलती हैं, उस समय सायरा हमेशा निगार का ध्यान रखती है, क्योंकि सायरा की छोटी बहन निगार है और हमें अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना ही चाहिए। जब अब्बू घर वापस आते हैं तो सायरा और निगार दिन भर की सारी बातें अब्बू को बताती हैं। सायरा की मम्मी और सायरा के सभी परिवार वाले घर के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी चीज़ें घर में आती हैं, जो भी तीज त्योहार होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सारे कामों में सभी हाथ बटाते हैं। इस प्रकार सायरा का परिवार एक साथ रहने वाला एक खुशहाल परिवार है। बच्चों, अभी हमने दो परिवारों के बारे में जाना। एक अंकिता का परिवार, जो बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और दूसरा सायरा और निगार का परिवार, जिसमें सिर्फ 4 लोग हैं। सायरा और निगार का परिवार छोटा परिवार है। हमारे आसपास इसी तरह के बहुत सारे परिवार होते हैं। इसी आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, जिन परिवारों में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उन सब के बच्चे एक साथ रहते हैं, वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। और जिन परिवारों में माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे होते हैं, वह परिवार एकाकी परिवार कहलाते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यह ऊपर वाला परिवार एक संयुक्त परिवार है। इस परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। और यह नीचे वाला परिवार एकाकी परिवार है। इस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं। बच्चों, पुराने समय में अधिकतर परिवार संयुक्त परिवार होते थे। आजकल बहुत से एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवारों से ही एकाकी परिवारों का जन्म होता है। सभी को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सभी कोई नौकरी, कोई रोजगार करते हैं।
जब संयुक्त परिवार के कुछ लोगों को अपने गांव में, शहर में या कस्बे में उचित नौकरी नहीं मिलती। उचित नौकरी से तात्पर्य है जैसी नौकरी वह करना चाहते हैं। जब उन्हें अपने गांव, कस्बे या शहर में वैसी नौकरी नहीं मिलती तो वह अच्छी नौकरी की तलाश में किसी अन्य गांव में, शहर में या कस्बे में चले जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त परिवार के कुछ लोग अच्छी सुविधाओं के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी अन्य काम के लिए भी दूसरे शहरों में या गांव में जाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवारों से एकाकी परिवार बनते हैं। हम लोग संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में तो जान चुके हैं, इसीलिए अब इन दोनों तरह के परिवारों का अंतर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में क्या क्या मुख्य अंतर हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं, एक परिवार संयुक्त परिवार है और दूसरा परिवार एकाकी परिवार है। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वहीं एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। वहीं एकाकी परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। हम लोग संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार को अच्छी तरह से जान चुके हैं। बच्चों, कभी आपने विचार किया है कि हम परिवार में क्यों रहते हैं? यदि हमें अकेले रहना पड़े तो कैसा लगेगा? क्या हम अकेले रह सकते हैं? बच्चों, यह विचार करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सभी अपने परिवारों से जुड़े होते हैं। परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों हम अपने परिवार के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, परिवार के महत्व को समझने के लिए हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। परिवार में हमें क्या क्या मिलता है, परिवार हमें क्या क्या देता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। परिवार में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है तब हम अपने परिवार वालों से कहते हैं और परिवार वाले हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कभी आपको कोई कॉपी, पेंसिल या कोई खिलौना चाहिए होता होगा तो आप अपने परिवार में ही किसी ना किसी से कहते होंगे और परिवार वाले ही आपकी ज़रूरतों को पूरा भी करते होंगे। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। बच्चों, परिवार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो या कम हो, परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से स्नेह होता है, यानी लगाव होता है, प्यार होता है। आप लोग भी अपने परिवार को प्यार करते होंगे। हम सभी अपने अपने परिवारों को बहुत प्यार करते हैं। परेशानी के समय सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम अपनी परेशानी अपने परिवार वालों को बताते हैं और हमारे परिवार वाले हमें परेशानी से निकालने के लिए हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। आप लोग भी जब परेशान होते होंगे तो अपने घर में किसी ना किसी को, चाहे मम्मी को, पापा को, दादाजी को, दादी माँ को, किसी ना किसी को अपनी परेशानी ज़रूर बताते होंगे और आपके परिवार वाले आपको परेशानी से निकालते भी होंगे। सभी मिलजुल कर काम करते हैं। परिवार में बहुत सारे काम होते हैं। सभी लोग घर के सभी कामों को मिलजुल कर करते हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार घर में काम करते हैं। क्षमता के अनुसार का मतलब है
जो भी काम वह व्यक्ति कर सकता है उतना काम। बड़े लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं और छोटे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। परिवार के जितने भी काम होते हैं सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं। बच्चों, परिवार हमारी पाठशाला भी होता है। परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे नैतिक मूल्य, हमारा व्यवहार। जिस प्रकार का व्यवहार घर में सभी लोग करते हैं वैसा ही व्यवहार हम भी सीखते हैं। इसके अलावा कोई नया काम भी हम घर से ही सीखते हैं। जब भी हमें कोई नया काम सीखना होता है तो हमें परिवार वाले लोग उस काम को सीखने में मदद करते हैं। परिवार हमें बहुत कुछ सिखाता है। परिवार से हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। सभी एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। परिवार में जब भी कोई काम करना होता है तो परिवार के सभी लोग उस काम के ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सलाह करते हैं। किसी भी नए काम के करने पर उसके क्या परिणाम होंगे, वह काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात की परिवार में चर्चा होती है और चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो परिवार में सभी एक दूसरे से सलाह करके काम करते हैं। सभी मिलकर त्योहार और समारोह मनाते हैं। बच्चों, घर में बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत समारोह होते हैं, जैसे शादी है, जन्मदिन है। जब ये समारोह या त्योहार होते हैं तो परिवार के सभी लोग मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। आप लोगों के परिवार में भी जब कोई त्योहार होता होगा या किसी का जन्मदिन होता होगा या शादी होती होगी तो आप सभी लोग भी तो मिलकर ही खुशियाँ मनाते होंगे। शादी में, त्योहारों में परिवार के सभी लोग मिलते हैं और साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। बच्चों, हमारा परिवार हमारी पहचान होता है। परिवार से ही हमें पहचान मिलती है। आपने देखा होगा, जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें कोई पहचानता नहीं है, तब वहां हमसे हमारे परिवार के बारे में पूछा जाता है। और जब हम अपने परिवार के बारे में बताते हैं तो वहां सभी हमें पहचानने लगते हैं। एक तरह से परिवार से हमें पहचान मिलती है। बच्चों, जिस प्रकार परिवार से हमें पहचान मिलती है उसी प्रकार हमें भी कुछ ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारे परिवार को एक अच्छी पहचान मिले। हमें अपने परिवार के लिए अच्छे काम करने चाहिए। बच्चों, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे परिवार के अलावा और भी परिवार होते हैं। यह सभी परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। समाज परिवारों का एक बड़ा समूह होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे की सुविधाओं का और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए साथ साथ रहते हैं। समाज परिवार का एक बड़ा रूप है जिसमें बहुत सारे परिवार होते हैं। जिस प्रकार के परिवार समाज में होते हैं, समाज भी वैसा ही होता है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। समाज और परिवार के संबंध को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ईंटों की कोई दीवार। ईंट परिवार है और दीवार समाज है। ईंट के बिना दीवार संभव नहीं है, उसी तरह परिवार के बिना समाज संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। बच्चों, हमने यह जाना कि परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही बच्चों, परिवार से हमें सुरक्षा मिलती है। परिवार हमें एक सुरक्षित जीवन भी देता है। जब भी हमें किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से डर लगता है तो हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमारा घर जहाँ हमारा परिवार होता है। परिवार हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है।
जब बच्चों परिवार हमें बहुत कुछ देता है, परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं, परिवार हमें एक अच्छा जीवन देता है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हमें परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए। कुछ कर्तव्य हैं हमारे परिवार के प्रति, हमें अपने उन कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि परिवार में रहकर हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब हम परिवार में रहते हैं तो बहुत सारे हमें काम करने पड़ते हैं और बहुत सारे हमें काम करने भी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवार में रहकर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। परिवार में हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं हमें सभी का आदर करना चाहिए। आदर का अर्थ है सम्मान करना। आप लोगों ने देखा होगा परिवार में जो उम्र में छोटे लोग होते हैं वह उम्र में बड़े लोगों के पैर छूते हैं। यह बड़े लोगों का सम्मान करने का एक प्रतीक है। हम पैर छूकर अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। हर परिवार में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जो भी रीति रिवाज हो हमें सम्मान करना चाहिए, और जब हम अपने परिवार में सभी का सम्मान करेंगे तब ही हम दूसरों का भी सम्मान करेंगे। परिवार के चाहे जो भी रीति रिवाज हो हमें अपने बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए और परिवार के सभी लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। सभी की बातें सुनना और समझना। परिवार में हमें सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हमें किसी की बात को भी अनसुना नहीं करना चाहिए। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य हमसे अपनी परेशानी कहना चाहता हो, इसीलिए हमें तसल्ली से उसकी बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करना। बच्चों, जब कोई बीमार होता है तो उसे देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि परिवार के बीमार सदस्य की देखभाल की जाए। हम सभी को उस सदस्य की ज़रूरतों का और उसको जो सामान चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। बीमार की हमें देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना। बच्चों, विनम्रता का अर्थ है कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे, किसी को ठेस ना पहुंचे। हमें परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से बात करनी चाहिए कि सभी को अच्छी लगे। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी का भी मन को ठेस पहुंचे या किसी को भी बुरा लगे। परिवार के कामों में सहयोग। जैसा अभी हमने बात की थी कि परिवार में बहुत सारे काम होते हैं। बड़े लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। तो सभी को एक दूसरे के कामों में भी सहयोग करना चाहिए। घर में सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। ये कुछ ऐसे काम थे जो हमें परिवार में करने ही चाहिए। इन कामों को करने की हमारी जिम्मेदारी होती है। ये सभी काम हमें करने चाहिए। अब बच्चों, हम कुछ ऐसे कामों के बारे में जानेंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। परिवार में हमें यह काम नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे हमारे परिवार वालों को बुरा लगता है या हमारे परिवार वालों के मन को ठेस पहुंचती है। इसीलिए ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार को बुरा लगे। तो जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। बिना बताए कहीं चले जाना। कई बार ऐसा होता है बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं और अपने परिवार में किसी को भी बताना भूल जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम परिवार से कहीं जाएं,
चाहे दोस्तों के साथ जाएं या किसी और काम से जाएं, तो परिवार में किसी ना किसी को जरूर बता के जाना चाहिए। इधर उधर सामान बिखेरना, हमें अपना सामान इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए। हर सामान को उसके नियत स्थान पर ही रखना चाहिए, चाहे वो बैग हो, जूते हों, चप्पल हो या कोई भी सामान हो। बुजुर्गों की जरूरत का ध्यान ना रखना, हर परिवार में बुजुर्ग होते हैं, हमें अपने बुजुर्गों की हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें किस सामान की जरूरत है या उन्हें और कैसी भी जरूरत हो सकती है, बाहर टहलने जाना है, कोई सामान बाहर से मंगाना है, तो हमें अपने बुजुर्गों की सारी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। घर के कामों में सहयोग ना करना, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी काम करे हमें इससे कोई मतलब ना हो और हम घर के किसी काम में सहयोग ना करें। हमें अपने घर के सभी कामों में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग अवश्य करना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते, उनकी जरूरतों का ध्यान ना रखना। बच्चों, कई बार किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण या किसी अन्य कारण से, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवार के बुजुर्ग भी देखने या सुनने में सक्षम नहीं होते। हमें परिवार के ऐसे सदस्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए उन्हें टहलने जाना है या सड़क पार करनी है, तो हमें इन कामों में उनकी सहायता करनी चाहिए। अभी हमने उन कामों के बारे में जाना जो परिवार में हमें करने चाहिए और उन कामों के बारे में भी जाना जो परिवार में हमें नहीं करने चाहिए। जो आज हमने जाना अंकिता के परिवार के बारे में, सायरा के परिवार के बारे में, संयुक्त और एकाकी परिवार के बारे में। हमने आज परिवार के महत्व को भी समझा। परिवार में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह भी जाना। एक परिवार जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार की भावना हो, सहयोग की भावना हो, वही एक सुखी परिवार होता है, चाहे वह संयुक्त परिवार हो या एकाकी परिवार। बच्चों, एक परिवार एक मकान को घर बना देता है, एक खुशहाल घर। अब बच्चों, आपको एक काम करना है। आपको अपनी कॉपी में ऐसा एक पेड़ बनाना है। यह पेड़ परिवार का पेड़ है। इसमें जहां सफेद गोले हैं वहां आपको आपके परिवार के सदस्यों के चित्र लगाने हैं। जिसके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, आपको इस पेड़ में उतने ही गोले बनाने हैं। यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 गोले बनाइएगा। आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 गोले बनाइएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। थैंक नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 पंच परमेश्वर को इस कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी है, 2 मित्रों की कहानी है। इसके बारे में हम अभी गहराई से जानेंगे और इस कहानी के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, तैयार हूं। बच्चों, हम कहानी के लेखक के बारे में जानेंगे। हमको पता है कि कोई भी कहानी को किसी न किसी लेखक के द्वारा लिखा जाता है और इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं।
ये मुंशी प्रेमचंद जी का